हेलो बच्चों, आज मैं फिर से आपके सामने आ गया हूँ हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के एक नए टॉपिक के साथ, जो कि है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टाइप्स। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो एसएन रिएक्शन शॉर्ट में बोली जाती हैं, वो क्या होती हैं और उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उन्हीं के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे विद मैकेनिज्म। मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइप की होती हैं और कैसे रिएक्शंस प्रोसीड करती हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेसिकली यहाँ पर दो टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं जो हेलो एल्केन्स शो करते हैं। ठीक है, तो पहली होती है हमारी यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग SN1 रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, SN1 रिएक्शन, SN हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए और 1 मतलब यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक, अब ये यूनिमॉलिक्यूलर क्यों होता है, क्यों बोला जाता है यूनिमॉलिक्यूलर, तो ये अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे साथ में ही। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं किसी रिएक्शन का। जैसे मान लीजिए हमने एक रिएक्शन ली, सपोज कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने लिया टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और इसमें हम लोग एक्वस KOH या NaOH डाल रहे हैं। मतलब यहाँ पे हमने एक न्यूक्लियोफाइल लगाया OH-, और हम ये रिएक्शन देखना चाह रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये क्या बनाएगा भाई, ये हमारा लीविंग ग्रुप है और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। तो दिस न्यूक्लियोफाइल विल डिस्प्लेस दिस Br- टू फॉर्म टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया और हमारा लीविंग ग्रुप कौन सा हो गया, Br-। ठीक है, तो ये सिंपल सी एक रिएक्शन है। अब देखिए यहाँ पे कि ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे होती है, इसे मैं क्यों SN1 बोल रहा हूँ। SN1 और SN2 जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो साथ साथ देखते चलिएगा। ठीक है, इस रिएक्शन का हम लोग मैकेनिज्म समझते हैं। मैकेनिज्म का मतलब हो गया कि ये रिएक्शन जो हो रही है, इसमें कैसे बॉन्ड मेकिंग और ब्रेकिंग प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें 2 स्टेप होते हैं। इस मैकेनिज्म में 2 स्टेप हैं। जो पहला स्टेप हमारा है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो जो हमारा सबस्ट्रेट है, जैसे कि हमारे पास है CH3CH3, ये हमारा टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। क्या है ये, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक, अब इसमें क्या होता है, सबसे पहला स्टेप जो है, जो कि बहुत स्लो होता है, रिवर्सिबल है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा जो लीविंग ग्रुप है, कौन सा, Br, ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सिंपल सा है। तो बाहर निकलने के बाद ये कुछ इस तरह से एक कार्बोकैटायन बनाएगा। क्या बनाएगा, कार्बोकैटायन। ठीक है, और Br- क्या हो गया, बाहर चला गया। तो अब ये हमारा कार्बोकैटायन बन चुका है। ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन हो गया ये। अब देखिए ध्यान से, इस स्टेप के बाद, ये स्टेप जो है हमारा पहला स्टेप है, जिसको हम लोग स्लो स्टेप भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आयनाइजेशन हो रहा है और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। स्लो स्टेप जो होता है बेसिकली हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेप होता है, सेकेंड स्टेप जो होता है, दैट इज सिंपल अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन
कार्बो कैटायन। ठीक है, ये हमारा दूसरा स्टेप है। जैसे हमारा जो कार्बोकैटायन बना है वो हमारा क्या है, ये हमारा कार्बोकैटायन है। ठीक, इस कार्बोकैटायन की खासियत क्या है कि इसमें ये जो कार्बन है भाई, कार्बोकैटायन का जो कार्बन होता है वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज होने के साथ साथ इसका जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, है ना, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब ये हो गया कि ये जो कार्बोकैटायन है इसके सारे बॉन्ड्स 1 2 3 ये जो बॉन्ड बने हैं ये इसी बोर्ड पर हैं, बोर्ड के प्लेन पर हैं। ठीक है, ना आउटसाइड द बोर्ड है और ना इनसाइड द बोर्ड है। ठीक, तो ना बाहर है ना अंदर है, ये सारे के सारे बॉन्ड कहाँ चिपके हुए हैं, इसी बोर्ड पे। तो अब हमारे पास एक सेंटर ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया है। अब सोल्यूशन में आपके ये भी घूम रहा है, क्या घूम रहा है, न्यूक्लियोफाइल। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा। अब अटैक करने के चांसेस क्या हो सकते हैं, तो चूंकि बोर्ड पर चिपका हुआ है मान लीजिए कार्बोकैटायन, ठीक है, तो बोर्ड के सामने से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है और बोर्ड के पीछे से भी कर सकता है। थोड़ा सा स्टीरियोकेमिस्ट्री में इसमें पूछा था सवाल, तो बोर्ड के सामने से भी अटैक हो सकता है और बोर्ड के पीछे से भी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये वाला था, जब ब्रोमीन नहीं हटा था तो क्या होगा, ये कार्बन क्या है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कार्बन क्या था, sp3 हाइब्रिडाइज्ड था। ठीक, sp3 का मतलब ये हो गया कि एक बॉन्ड, कम से कम एक बॉन्ड जो होगा वो बोर्ड के आउट ऑफ द प्लेन होगा। ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन होगा। जैसे मान लीजिए ब्रोमीन बाहर निकला हुआ था पहले, ठीक, तो ब्रोमीन जब बाहर निकला हुआ है अब हट गया वो, अब OH माइनस इधर से भी लग सकता है जिधर ब्रोमीन था और उसके पीछे से भी लग सकता है जिधर ब्रोमीन नहीं था। ठीक है, तो देयर आर चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 प्रोडक्ट्स, जिसमें एक प्रोडक्ट तब बनेगा जब आपका OH माइनस मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है वो उस साइड से जुड़े जहाँ पे ब्रोमीन पहले से लगा हुआ था। ठीक है, जहाँ से हटा वहाँ लग सकता है या फिर उसके ऑपोजिट साइड से लग सकता है, एकदम पीछे से। तो 50-50% दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे तो हम लोग वो नहीं दिखा सकते हैं अलग अलग, तो इसको हम लोग समझेंगे कैसे, जब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल मतलब जो हमारा OH माइनस होगा जब वो अटैक करेगा, OH माइनस जब अटैक करेगा तो दिस इज फास्ट स्टेप। ठीक है, ये क्या है, ये फास्ट स्टेप होगा। ये सीधा क्या करेगा, इस पर अटैक कर देगा। अटैक करने के 2 चांसेस हैं, जैसे मैंने बताया कि आपको एक कुछ इस तरह से मिल सकता है OH, ठीक है, या फिर आपको दूसरा भी मिल सकता है जिधर ब्रोमीन नहीं था, मतलब उसके ऑपोजिट वाला। ठीक, तो अभी मैंने इसको स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से नहीं बनाया है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से, सपोज ये बॉन्ड जो है हमारा आउट ऑफ द प्लेन है, ठीक है, और ये बॉन्ड जो हमारा हो गया वो इनसाइड द प्लेन है। इसमें भी चेंज कर देते हैं, आउट ऑफ द प्लेन, सॉरी, ठीक है, ठीक है, और ये हमारा इधर से होगा। ठीक, अब देखिए ये दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के बिल्कुल क्या होंगे, इन्वर्टेड होंगे। जिधर OH इस साइड है इसमें OH दूसरी साइड है, एकदम अपोजिट में। तो 50-50% आपको दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव। मान लीजिए सपोज ये तो नहीं है ऑप्टिकली एक्टिव, अगर मान लीजिए ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता तो क्या होता कि ये 50% ऐसा प्रोडक्ट बनाता जो लाइट को राइट में रोटेट करता है और 50% ऐसा बनाता जो PPL को, प्लेन पोलराइज लाइट को, लेफ्ट में रोटेट करेगा। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को, ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, या ऐसे कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ इक्वल अमाउंट्स ऑफ इनैंशियोमर ऑफ सेम कंपाउंड। तो इनैंशियोमर का जो मिक्सचर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है,
रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? ये एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें 50-50% दोनों नेचर के, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी होगा और एक लीवो रोटेटरी भी होगा। ठीक, इस डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी पे मैं एक लेक्चर अभी डालूंगा, उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो एक कंपाउंड आपका मान लीजिए अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो दूसरा आपका क्या होगा? लीवो रोटेटरी होगा। और उसके साथ साथ आपको जब आप इसमें प्लेन पोलराइज लाइट पास करेंगे तो उसका नेट रोटेशन 0 होगा। ठीक है, तो अब इसको बोल सकते हो कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ओवरऑल इनएक्टिव है लेकिन अंदर क्या होगा? रोटेशन होगा। तो अब हमारा ये 2 स्टेप का मैकेनिज्म था। तो हमको क्या मिला? सिंपल सा पहला स्टेप ये था कि ब्रोमीन निकल गया, कार्बोकेटायन बना, जिसका स्ट्रक्चर प्लेनर होने के कारण न्यूक्लियोफाइल सामने से और पीछे से दोनों साइड से अटैक कर सकता है। दोनों साइड अटैक करने के कारण ये क्या बना पा रहा है? एक रेसिमिक मिक्सचर बना रहा है। और रेसिमिक मिक्सचर जो बन रहा है वही इसकी प्रॉपर्टी है। आपसे पूछा भी जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SN2 एंड SN1 आपके स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से। ठीक है, तो अब देखिए एक और चीज़, अब इसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये एल्किल हैलाइड लिया हुआ है, तो ऐसा क्या हुआ कि इसने SN1 वाला रास्ता ही चुना, SN2 वाला क्यों नहीं चुना? या फिर कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी होती हैं जो SN1 के थ्रू ले जाना चाहती हैं रिएक्शन को, या SN2 के थ्रू ले जाना चाहती हैं? तो उस पर हम लोग आते हैं। ठीक है, एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं पहले कि ये 1 क्यों लिखा हुआ है हमने। ठीक है, इसको मैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपने देखा मैकेनिज्म 2 स्टेप में हो रहा है। अब भाई पहला स्टेप स्लो है जो कि हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। कौन सा स्टेप होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, सेकेंड स्टेप तो फास्ट है तो इसका रेट में कोई रोल नहीं है। तो अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे इसका, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सबस्ट्रेट ओनली, मतलब RX है ना ये एल्किल हैलाइड, तो सिर्फ एल्किल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इज इन्वॉल्व इन द फास्ट स्टेप। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, स्लो स्टेप में जो रिएजेंट इन्वॉल्व है उसी की कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड करता है। मतलब एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है, दोनों पे नहीं कर रहा है, इसलिए इसको यूनिमॉलिक्यूलर बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए कौन से सॉल्वेंट, एक और चीज होती है सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होता है फॉर द SN1। अब जैसे मान लीजिए हमने अभी देखा कि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं जानना चाहूँ, मैं आपको 4-5 एल्किल हैलाइड ऐसे देता हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई इसमें बताइए SN1 होगा या नहीं होगा, तो आप किस तरह से बताओगे? तो आपको दिमाग में ये पता होना चाहिए कि SN1 जो होता है दैट प्रोसीड्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन जो बन रहा है वो स्टेबल होना चाहिए। अगर कार्बोकेटायन आपका स्टेबल नहीं है तो भाई क्यों जाएगा वो SN1 के थ्रू? ठीक है, तो अगर एल्किल हैलाइड का कार्बोकेटायन स्टेबल है, तो अगर स्टेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक है मेथिल कार्बोकेटायन, ठीक, सबसे छोटा। उसके बाद मान लीजिए हमारे पास क्या है? एथिल कार्बोकेटायन। ठीक है, एक और बना लेते हैं, ये हो गया हमारा आइसोप्रोपिल कार्बोकेटायन, और फिर हमारे पास हो गया टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। नेक्स्ट एलाइल कार्बोकेटायन, और एक और बना लेते हैं बेंजाइल कार्बोकेटायन। ठीक है, अब ये हमारे पास कुछ कार्बोकेटायंस हैं। इनकी स्टेबिलिटी के बारे में अगर बात करें तो 11th क्लास में आपने पढ़ रखा होगा कि स्टेबिलिटी इनकी कुछ इस तरह से होती है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल अगर देखा जाए इन कार्बोकेटायंस में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आता है इसमें टर्शरी वाला। ये जो हमारा, इसको बंद करके लिख देता हूँ, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? अगर स्टार्टिंग इधर से करते हैं सपोज, तो सबसे कम स्टेबल हमारा मिथाइल वाला है। ठीक, उसके बाद कौन सा आता है? एथिल। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आ गया आइसोप्रोपिल।
आइसोप्रोपिल के बाद ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है किसके, सॉरी ये हमारा एलाइल वाला आता है, ठीक है, एलाइल कार्बोकेटायन विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बेंजाइल कार्बोकेटायन, ठीक है। और बेंजाइल कार्बोकेटायन से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, हमारा ये टर्शरी वाला कार्बोकेटायन, ठीक है। तो ये ऑर्डर है कार्बोकेटायन का। अब अगर मैं इसमें हेलोजन लगाता चला जाऊँ साथ में, प्लस चार्ज हटा दूँ, तो इसी हिसाब से उनकी रिएक्टिविटी भी होगी। अगर मान लीजिए मैंने टर्शरी वाला कार्बोकेटायन दे रखा है, तो टर्शरी वाला जो एल्किल हैलाइड दे रखा है अगर टर्शरी वाला, तो टर्शरी वाले की प्रेफरेंस होगी कि भाई मैं SN1 के थ्रू जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल बनेगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ ये वाला या ये वाला दे रहा हूँ, प्राइमरी वाला या मिथाइल वाला, तो ये प्रेफर करते हैं कि भाई मैं SN1 से नहीं जाऊँगा, क्योंकि SN1 में जो मेरे साथ होगा, मतलब जो मेरा कार्बोकेटायन बनेगा, दैट विल नॉट बी दैट मच स्टेबल, ठीक है। इसलिए ये चाहते हैं कि भाई मैं SN1 से नहीं जाऊँगा, दूसरा रास्ता होगा तो देखा जाएगा, ठीक। तो इसी तरह से जैसे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी है, हमारे एल्किल हैलाइड्स भी क्या करते हैं, रिएक्शन शो करते हैं। दूसरी चीज़, हमारे पास अगर मान लीजिए एक ही तरह का दिया हुआ है, मान लीजिए ये RF है, एक RCl है, एक RBr है और एक RI है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन जल्दी से SN1 देगा, तो SN1 देने का मान लीजिए सबके कार्बन, मतलब जो ये कार्बन वाला पार्ट है, मान लीजिए सबके टर्शरी वाले हैं, टर्शरी ब्यूटाइल हैं, सब R सबके सेम है, हेलोजन सबका डिफरेंट है, तो कौन सा वाला जल्दी रिएक्शन करेगा। तो मेन चीज़ होती है ये जो हमारा हेलोजन है, जिसको हम लोग लीविंग ग्रुप बोल रहे हैं, ये लीविंग ग्रुप ऐसा होना चाहिए कि ये जल्दी से कार्बन का साथ छोड़ दे। जितनी जल्दी कार्बन से हटेगा उतनी जल्दी कार्बोकेटायन बनेगा और उससे जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जानने के लिए भैया हमारे पास लिविंग ग्रुप जो होना चाहिए वो बेस्ट होना चाहिए। लिविंग ग्रुप हमारा सबसे बढ़िया कौन सा होता है, अगर हेलोजन में देखा जाए तो सबसे बढ़िया होता है हमारा आयोडाइड, ठीक है। आयोडीन जो होता है वो सबसे पहले निकलता है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम क्लोरीन, और सबसे वीक कौन सा होता है हमारा फ्लोराइड, ठीक है। ये अब लिविंग ग्रुप जो है हमारे, ये कहाँ के हैं, हेलोजन वाले, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट। ओके, तो ये हमारे एल्किल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया। अब अगर हम लोग देखना चाहें कि जैसे हमारे पास एक सॉल्वेंट इफेक्ट होता है, मतलब कौन से ऐसे सॉल्वेंट हैं जो SN1 रिएक्शन को फेवर करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगर सॉल्वेंट देखा जाए, ठीक है, तो सॉल्वेंट जो है, जैसे हमारा सॉल्वेंट है वो बेसिकली कितने टाइप का होता है, दो टाइप का है। एक हमारा पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट, और एक होता है हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट दो टाइप का होता है, एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एक होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। पोलर प्रोटिक का मतलब ये होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स वो होते हैं जिनमें आपको जैसे OH ग्रुप मिल जाएगा या NH2 ग्रुप मिल जाएगा, इस तरह से NH नहीं NH, ठीक है। इस तरह के अगर ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, जैसे मान लीजिए इसको हटा देता हूँ पहले, जैसे मान लीजिए हमारे पास ROH है, ठीक है, वाटर है, RNH2 है ना, एसिड है, मतलब RCOOH है। इस तरह के जो सॉल्वेंट हैं ये हमारे क्या होते हैं, पोलर प्रोटिक, प्रोटिक प्रोटॉन से बना हुआ है। और पोलर एप्रोटिक क्या होते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, मतलब पोलर तो होंगे लेकिन उसमें
प्रोटॉन मतलब H देने की कैपेबिलिटी थोड़ी नहीं होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है DMSO, है ना, डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड, और उसके बाद DMF, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, N, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, है ना, और एसीटोन। इस तरह के जो सॉल्वेंट हैं ये कौन से हैं? ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं। ठीक है, अगर सॉल्वेंट का इफेक्ट देखा जाए तो SN1 जो रिएक्शन होती है, SN1 रिएक्शन में क्या होता है भाई, स्टार्टिंग में क्या था, न्यूक्लियोफाइल को निकलना है, तो न्यूक्लियोफाइल को निकालने के लिए एक ऐसी चीज होनी चाहिए, एक ऐसा सॉल्वेंट होना चाहिए जो उसका सॉल्वेशन अच्छे से कर पाए निकलने के बाद। ठीक है, तो जैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं, दीज सॉल्वेंट्स फेवर SN1 रिएक्शन। ठीक, सॉल्वेंट इफेक्ट तब लगाया जाता है, जैसे मैंने बोला कि भाई ये वाले नहीं कर रहे हैं SN1 कौन से कर रहे हैं? लास्ट वाले, जो जिनका कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल है। अब मान लो मैं थोड़ी देर बाद बोलूँगा कि इधर वाले SN2 करते हैं, तो बीच वाले जो होते हैं सेकेंडरी वाले कहाँ जाएंगे? तो सेकेंडरी वाले जो होते हैं उस पे उसके लिए अगला फैक्टर आ जाता है कि आपका न्यूक्लियोफाइल का नेचर कैसा है। ठीक है, बल्कि है या छोटा सा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ठीक है, दूसरी चीज सॉल्वेंट इफेक्ट, तो सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करता है कि आपकी जो रिएक्शन है वो SN1 के थ्रू जाएगी या SN2 के थ्रू जाएगी। ठीक है, तो अगर आपका सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है तो वो कौन सी रिएक्शन करेगा? SN1। और अगर पोलर एप्रोटिक है, मतलब कुछ DMSO DMF इस टाइप का है, तो ये आपका SN2 रिएक्शन करेगा। बात समझ में आ गई? ठीक, तो SN2 अभी हम नहीं पढ़ा रहे हैं, इसको आगे पढ़ाएंगे। SN1 रिएक्शन, ऐसे कहीं सॉल्वेंट्स पड़े हो, वाटर वगैरह, एसिड, अल्कोहल, ऐसा कुछ, तो SN1 रिएक्शन के थ्रू वो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, तो ये चीज समझ में आ गई आपको, सॉल्वेंट इफेक्ट और न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की अगर बात करें हम लोग तो SN1 में अगर देखा जाए तो जो न्यूक्लियोफाइल वीक होते हैं, ठीक है, वो जल्दी रिएक्शन करते हैं, और SN2 में हम लोग पढ़ेंगे जब, तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की नीड होती है। ठीक है, तो हम लोग SN2 पहले प्रोसीड करते हैं, तो उसका नाम थोड़ा सा ही चेंज है बस। SN2 क्या है? SN तो वही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब अगर आपको अब हमारे पास जो रिएक्शन हो गया वो हो गया बायमॉलिक्यूलर, दूसरे टाइप की रिएक्शन है ये, बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज SN2 रिएक्शन। अब SN2 रिएक्शन क्या होती है? तो रिएक्शन तो वही है, बस थोड़ा सा जो आपका जो एल्किल हैलाइड है उसका जो नेचर है वो थोड़ा चेंज होगा। जैसे मान लीजिए हमने लिया CH3Cl और इसमें हमको न्यूक्लियोफाइल ऐड करना है OH-, और ये हमारे पास हो गया, ठीक, और Cl- हमारा एज अ लिविंग ग्रुप बाहर हो गया। इतना करने के बाद सिंपल सी बात है, अगर इसका मैकेनिज्म देखा जाए तो ऐसा क्या है इसमें कि मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पे बहुत छोटा सा, तो मैकेनिज्म में समझ में आ जाएगा। जैसे SN1 हमारा 2 स्टेप का मैकेनिज्म था, SN2 हमारा एक ही स्टेप का मैकेनिज्म है। जैसे अब देखिए इसमें क्या होता है, इसका थोड़ा सा इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। ये वाला जो बॉन्ड है ये आउट ऑफ द प्लेन होता है, और जो डॉटेड वाला होता है वो इनसाइड द प्लेन होता है, प्लेन के अंदर, मतलब बोर्ड के अंदर। अब क्या होगा, इसमें हमको OH- क्या करना है, अटैक करवाना है। तो अब क्या होगा, अब देखिए इसमें एक ही स्टेप में बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप होते हैं। जैसे ये OH- है, इसको इस कार्बन पे जुड़ना है, ठीक है। तो क्या होता है कि OH- जो है वो हमारा अटैक करता है इस कार्बन पे फ्रॉम द बैक साइड। बैक साइड से क्यों कर रहा है, सामने से नहीं आ सकता। जैसे मान लो यहाँ पे Cl है, तो Cl भी हमारा उसी नेचर का है जो हमारा OH- का नेचर है।
भाई ये भी, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है ढेर सारा, इसके पास तो है ही है, तो ये सामने से अटैक नहीं कर सकता। इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल है हमारा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है फ्रॉम द बैक साइड। पहली चीज़, बैक साइड जब अटैक करेगा तो क्या होता है कि यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अभी ये बॉन्ड टूटेगा नहीं पूरी तरह से, क्या होगा, ये हमारा कुछ इस तरह से स्टेट बनाएगा। ये हमारे कार्बन के 3H, 1 2 3, और इस तरफ का बॉन्ड मतलब जो क्लोरीन का बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, इसलिए मैंने डॉटेड बनाया। और नया बॉन्ड जो OH का है वो फॉर्म होगा कुछ इस तरह से। तो ये जो बनी, ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनी। ठीक, ट्रांजिशन स्टेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इस कार्बन के पास ना तो 4 बॉन्ड है ना 5 बॉन्ड है। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट में है, बॉन्ड मेकिंग और फॉर्मेशन का दोनों का सेम, दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं साइमल्टेनियसली। तो ये क्या है, हमारी एक ट्रांजिशन स्टेट है जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और ये तुरंत ब्रेक होके क्या देगी, प्रोडक्ट देगी। प्रोडक्ट जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, देखिए। ठीक है, ये हमारा H हो गया और इधर हमारा लगेगा OH। अगर आप देखना चाहें ठीक से तो ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक, अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जैसा कॉन्फ़िगरेशन था उसका जस्ट इन्वर्टेड ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बन रहा है। अगर ये R है तो ये S बनेगा, ठीक, अगर ये D है तो ये L बनेगा, क्योंकि OH माइनस अटैक कर रहा है फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ लिविंग ग्रुप। इसलिए जो स्ट्रक्चर बनता है, जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो इसी का उल्टा बनेगा। ये उसी तरह से जैसे एक अम्ब्रेला हो, अम्ब्रेला को इधर खोला है तो उसको पलट दो, उल्टा कर दो, उस तरह का प्रोडक्ट आपको बन जाएगा। तो यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। SN1 में क्या हो रहा था, SN1 में आपका रेसमाइजेशन हो रहा था, रेसमिक मिक्सचर बन रहा था। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ एक ही प्रोडक्ट बनेगा और 50-50 वाला कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरह से बना। अब हमारा सवाल आता है, इसको पहली चीज़ तो इसको टू मतलब बाई मॉलिकुलर क्यों बोलते हैं, तो बाई मॉलिकुलर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एक ही स्टेप में हो रही है और एक ही स्टेप में दोनों ही हमारे रिएजेंट मतलब हमारा RX और न्यूक्लियोफाइल दोनों इन्वॉल्व हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RX मतलब एल्किल हैलाइड एंड ऑल्सो द न्यूक्लियोफाइल। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा क्योंकि एक ही स्टेप में दोनों ही चीजें इन्वॉल्व हैं, इसलिए ये बाई मॉलिकुलर रिएक्शन हो गई। अगली चीज ये है कि भाई ये इसका नेचर क्या होना चाहिए, जो हमारा RX है वो किस तरह का होना चाहिए कि जो रिएक्शन है वो SN2 के थ्रू प्रोसीड करें। ठीक, अब देखिए, तो उसके लिए क्या है, अब चूंकि यहाँ पे बैक साइड अटैक प्रेफरेंस में आता है कि OH को अटैक करना है बैक साइड से कार्बन के, तो कार्बन जिस पे हेलोजन जुड़ा हुआ है अगर वो बहुत ज़्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड है, स्टेरिकली हिंडर्ड का मतलब ये होता है कि इस कार्बन पे जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये बहुत बल्कि ग्रुप्स नहीं होने चाहिए। अगर बल्कि ग्रुप्स हो जाएंगे तो ये सारे ग्रुप्स मिलके इस कार्बन को क्या कर लेंगे, घेर लेंगे, है ना, जिसको बोलते हैं स्टेरिकल हिंड्रेंस। तो इस OH को इस कार्बन में पीछे से जुड़ने में क्या होगी, दिक्कत होगी। तो जब न्यूक्लियोफाइल पीछे से मतलब बैक साइड अटैक उस कार्बन पर नहीं कर पाता है, कब नहीं कर पाएगा, जब यहाँ पे बहुत बल्कि ग्रुप लगे होंगे। तो वो क्या करता है कि वो भैया मैं SN2 से नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को रास्ता पीछे से मिल ही नहीं रहा है। वो क्या बोलेगा, मेरे को पीछे से रास्ता नहीं मिल रहा है। तो वो क्या करता है, वो कोशिश करता है कि भाई मैं ट्राई करता हूँ SN1 से हो जाएगा, तो SN1 से हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो बल्कि ग्रुप्स लगे होंगे मतलब वो उस, अगर मान लीजिए वहाँ पे आप कार्बोकैटायन बनाते हैं
तो जब एल्काइल ग्रुप्स आप बढ़ाते हो तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है, प्लस आई इफेक्ट की वजह से इंक्रीज करती है। तो अगर SN2 नहीं हो पाएगा तो SN1 फट से हो जाएगा, ठीक है। और SN2 कब नहीं हो पाएगा, जब ये बल्कि ग्रुप, मान लो यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3 है, तो टर्शरी बन जाएगा, फटाक से SN1 कर देगा, इससे होगा ही नहीं। ये वाला मैकेनिज्म कब फॉलो होगा, जब आपका RX बहुत छोटा हो, स्टेरिकली हिंड्रेंस ना हो, हिंडर्ड ना हो। कार्बन अकेला है, छोटे छोटे ग्रुप लगे हुए हैं, न्यूक्लियोफाइल आया और आसानी से अटैक कर दिया, बैक साइड अटैक हुआ, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ, प्रोडक्ट बना, रिएक्शन कंप्लीट, ठीक है। तो अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखना है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में जैसा उसमें था इसी का उल्टा हो जाएगा। जैसे हमारा सबसे पहले ये वाला अटैक करेगा, क्योंकि इसमें सबसे कम हिंड्रेंस है, सबसे छोटे छोटे ग्रुप लगे हैं, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद हमारी सेकेंडरी वाले की रिएक्टिविटी होगी, और फिर कहीं जाके अगर बात करें टर्शरी की, तो टर्शरी वाला तो SN2 देगा ही नहीं, क्योंकि टर्शरी वाले का हम बता चुके हैं कि वो SN1 देता है। उसकी इच्छा है मैं कार्बोकेटाइन बनाऊंगा क्योंकि मैं स्टेबल हूँ, मैं बैक साइड से अटैक नहीं करा सकता। अगर कहीं बैक साइड से अटैक कराने की दम हो तो करके दिखाओ। क्यों? क्योंकि ये CH3 अगर यहाँ पे लगा दोगे भाई, टर्शरी वाले में क्या होगा, ये CH3 होगा ना, तो CH3 ग्रुप जब ओपन किया जाएगा तो किस तरह से, भाई ये CH3 है तो 1H 2H 3H ये हो गए इस कार्बन के, 1H 2H 3H, और यहाँ भी इस कार्बन के 3H। तो इतने बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं ये कि इस OH को पीछे से जाने की जगह है नहीं है। तो ये बोलेगा मैं SN2 से नहीं, मैं दूसरे रास्ते से जाऊंगा SN1 से, क्योंकि वहाँ मुझे प्रेफरेंस मिल रही है एज अ कार्बोकेटाइन, और जो कि मैं मोस्ट स्टेबल हूँ वहाँ पे, तो मैं SN2 से क्यों जाऊँगा। तो सीधी सी बात ये हो गई कि अगर आपको SN1 देखना है तो आप कार्बोकेटाइन देखेंगे कौन सा स्टेबल है, तो SN1। और अगर आपको SN2 देखना है तो आपका जो RX है वो बहुत छोटा होना चाहिए। छोटे का मतलब ये हो गया उस कार्बन पे जिस पे हेलोजन लगा है उसके अगल बगल बहुत ज़्यादा ग्रुप्स ना लगे हों, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, तो वो क्या होगा, वो हमारा SN2 रिएक्शन फॉलो करेगा। और दूसरी चीज़ हमने बता दी है आपको, सॉल्वेंट इफेक्ट। तो सॉल्वेंट अगर आप डालेंगे तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट होते हैं वो पोलर एप्रोटिक होते हैं, जैसे DMSO, DMF या THF और हमारे एसीटोन वगैरह, ठीक है। इस तरह के अगर सॉल्वेंट हैं तो वो फेवर क्या करेगा, वो हमारा SN2 रिएक्शन को फेवर करेगा, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन आप थोड़े लगाएंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइएगा। अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो मैं इन टॉपिक्स पे डिस्कस करूंगा, जो कॉन्फ़िगरेशन है कि भाई रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पर तो मैंने थोड़ा थोड़ा ही बताया, रफ आइडिया है, और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, क्या हो रहा है उसमें, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या होता है पूरा हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे, PPL वगैरह कैसे बनती है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।